अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ स्टोन टाइड विथ स्ट्रिंग इज डिप्ड इन द लिक्विड टैंक, द मास ऑफ लिक्विड एंड द टैंक इज m, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ρ, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज v, देन फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। ये मान लीजिए कि वेइंग मशीन है। अब इसे अच्छी ड्राइंग में नहीं बना सकता था, तो मान लीजिए कि ये वेइंग मशीन है। आपको पता करना है कि इस वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा इन टर्म्स ऑफ m, v एंड ρ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। आपको पता करना है इस वेइंग मशीन की रीडिंग। तो किसी भी वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है? अगर आप किसी वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हैं तो वो वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n से ऊपर की तरफ आपको पुश करता है। जितने फोर्स से वो पुश करता है वही बेसिकली रीडिंग है। मान लीजिए कि ये n है 10 इंटू जी न्यूटन, जहाँ पे g क्या है? g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वेइंग मशीन अगर आपको मास के टर्म्स में दिखा रहा है तो मास कितना दिखा देगा? 10 kg दिखा देगा। तो हमें पता करना है कि इस मशीन की रीडिंग कितनी है, यानी कि किसी तरह हमें ये पता करना है कि ये जो मशीन है ये इस टैंक को ऊपर कितने फोर्स n से पुश कर रहा है। तो आपको फोर्स वगैरह पता करना है, यानी कि आप पहले कोई सिस्टम लीजिए, उस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। बिल्कुल सही। तो हम लोग सिस्टम किसको लें? हम लोग ले लेते हैं सिस्टम इस टैंक को, टैंक अलॉन्ग विथ वाटर। सब जगह हम लोग टैंक अलॉन्ग विथ वाटर ही लेंगे, क्योंकि टैंक और वाटर लिक्विड दोनों का मास मिला करके m दिया है। तो सिस्टम हम लोग अभी लेते हैं टैंक विथ वाटर या टैंक प्लस लिक्विड। सिस्टम हो गया टैंक प्लस लिक्विड। अब इस सिस्टम में क्या क्या फोर्स लग रहा है बनाते हैं। सबसे पहले तो एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कोई ये टेंशन वेंशन फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो तो स्टोन को लिफ्ट कर रहा है ना, तो ये टेंशन फोर्स तो स्टोन पे लग रहा है। क्या स्टोन हमारे सिस्टम का पार्ट है? नहीं, ये स्टोन हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। समझो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमारा सिस्टम क्या है? ये जो पूरा लिक्विड है ना, यहाँ तक पूरा लिक्विड अलॉन्ग विद द टैंक, दिस इज आवर सिस्टम। देखो ये जो मैंने सिस्टम बनाया है, क्या ये टेंशन फोर्स हमारे सिस्टम पे लग रहा है? नहीं लग रहा है। समझ लो इस बात को ध्यान से। ये टेंशन फोर्स अभी जो मैंने सिस्टम बनाया है ना, इस सिस्टम पे ये टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि टेंशन लग रहा है स्टोन पे। स्टोन हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये टेंशन फोर्स हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या आएगा? ये mg आएगा। लेकिन क्या कोई अपथ्रस्ट फोर्स का उल्टा आएगा क्या? देखते हैं। ये जो स्टोन है ये वाटर में डिप्ड है, इसका वॉल्यूम है v। तो वाटर इस स्टोन पे फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। वाटर तो बोलेगा कि भाई तुम मेरे में घुस गए। कैसे घुसे? हम तुमको फोर्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे? v इंटू रो इंटू जी। v क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रो हो गई लिक्विड की डेंसिटी, g हो गया g। तो ये जो लिक्विड है ये तो इस स्टोन पे v रो g फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, इतना ही फोर्स लगाएगा। क्या ये फोर्स इस टेंशन T पे या इस स्टोन के वेट पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये ढीठ टाइप का फोर्स होता है, स्टबर्न फोर्स होता है, जिद्दी फोर्स होता है। कितना इस स्टोन का वेट है, कितना टेंशन है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है कि अच्छा V लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो फोर्स लगेगा v रो जी। अब इस स्टोन को इक्विलिब्रियम में आने के लिए टेंशन mg और v रो जी वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो इस टेंशन को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने थ्योरी में बताया था टेंशन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये जो v रो जी है ना, ये एडजस्टिंग फोर्स नहीं है। ये तो बोलेगा कि मेरा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किए हो उसको मल्टीप्लाई करो रो से, उसको मल्टीप्लाई करो जी से, बस हो गया मेरा काम। तो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है स्टोन पे वो कितना लगाएगा? वो ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v रो जी। अब ये स्टोन बोलेगा कि भाई तुम ही एक फिजिसिस्ट हो क्या? हम भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हुए हैं। तुम हमको फोर्स लगा दोगे और बच जाओगे, हम भी तुमको लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। तो ये जो स्टोन है ना, लिक्विड पे फोर्स लगाएगा, हमारे सिस्टम में फोर्स लगा रहा है। देखो एक्सटर्नल फोर्स आ गया है। तो ये जो स्टोन है ये हमारे सिस्टम में फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। कितना? v रो जी। क्यों लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? क्योंकि वाटर लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, v रो जी। तो वाटर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन पे, तो स्टोन फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर पे। कितना? v रो जी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा सिस्टम बना था, कहाँ है सिस्टम भाई? ऐसा 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 सिस्टम था।
उस पर अब क्या क्या फोर्स लगा, एक mg डाउनवर्ड हो गया, v rho g डाउनवर्ड हो गया। अब ये जो वेइंग बैलेंस है ये भी नॉर्मल रिएक्शन n फोर्स ऊपर लगाएगा। अब यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेज का नेट इफेक्ट ये है कि ये जो मेरा सिस्टम है लिक्विड प्लस टैंक वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 होना है। तो सीधे सीधे लिखो ना n इज इक्वल टू mg प्लस वी रो जी, यानी कि ये वेइंग मशीन कितना फोर्स लगा रहा है, mg प्लस वी रो जी। अगर इसका इक्विवेलेंट हमें मास में रीडिंग चाहिए तो g से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि रीडिंग ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा, m प्लस वी रो। तो आंसर हो गया रीडिंग ऑफ द मशीन इज m प्लस वी रो। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, अपने सिस्टम को चेंज करते हैं। इस केस में हम लोग टैंक प्लस लिक्विड प्लस स्टोन इस तीनों को सिस्टम बना देते हैं। अब अगर आपने इन तीनों को सिस्टम बना दिया तब देखो क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये अपथ्रस्ट वाला फोर्स जो ऊपर नीचे लग रहा है वो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैलकुलेशन में फोर्स तो लग रहा है लेकिन इस कैलकुलेशन में नहीं लगेगा, क्योंकि देखो हमने सिस्टम बना दिया है लिक्विड को और स्टोन को। तो लिक्विड फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वी रो जी, स्टोन लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ना। तो इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए इस केस में अपथ्रस्ट वाला फोर्स डायरेक्टली आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अगर आपने इन तीनों को सिस्टम बनाया है तो इस सिस्टम पे अब तो ये टेंशन T भी लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये टेंशन T पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब इस टेंशन T को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपथ्रस्ट फोर्स चाहिए होगा। तो पहले हम लोग इस टेंशन T को फाइंड कर लें। अब ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी है, ये 2 स्टेप में करना पड़ता है। पिछला जो मेथड था वो तो बिल्कुल सिंगल स्टेप में हो गया। अब मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले, थोड़ा सा समझो कि सिस्टम जब बनता है तो इंटरनल फोर्स कैसे आ गया, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स हुआ, किसको कैलकुलेट, किसको इंक्लूड करें अपने डायग्राम में, किसको नहीं करें। तो अभी हमने सिस्टम क्या बनाया, टैंक प्लस लिक्विड प्लस स्टोन। तो हमें इस टेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेंशन फोर्स है हमारे सिस्टम पे लग रहा है, स्टोन पे लग रहा है ना, तो हमारे सिस्टम पे लग गया। अब ये टेंशन जो है वो क्या होगा, मान लो ये जो स्टोन है उसका वेट है m1g नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस टेंशन T ऊपर की तरफ माइनस m1g नीचे की तरफ प्लस अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि वी रो जी, दिस इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया, अभी आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस स्टोन के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाइए। तो स्टोन पे देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, m1g नीचे, अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, कितना, वी रो जी। तो टेंशन प्लस वी रो जी दिस इज इक्वल टू m1g। तो टेंशन हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू m1g माइनस वी रो जी, ये आ गया। अब ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा है। तो टेंशन हमने फाइंड कर लिया। टेंशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अब हमने सिस्टम बना दिया है टैंक प्लस लिक्विड प्लस स्टोन। स्टोन पे ये फोर्स टेंशन T लग रहा है, इसलिए हमें टेंशन की अभी ज़रूरत पड़ गई। तो अब सेकेंड केस में जब मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये स्टोन प्लस लिक्विड टैंक प्लस ये, अगर ये हो जाए तब देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिक्विड प्लस टैंक का वेट तो लगेगा ही, ये m1g भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आया। इन चारों फोर्सेस का नेट इफेक्ट ये है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप लिखो चारों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिया, प्लस T माइनस कर दिया m1g माइनस कर दिया कैपिटल mg, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस T को इसमें ज़रा सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो T इक्वल टू m1g माइनस वी रो जी है, तो ये m1g कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वी रो जी माइनस mg इधर रहेगा, उस साइड जाएगा तो आपको मिल जाएगा वही चीज़ मिलेगा जो पहले मिला था, n इज इक्वल टू मिल जाएगा mg प्लस वी रो जी। यानी कि इस मेथड से भी हमने फाइंड कर दिया कि रीडिंग ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा, m प्लस वी रो। ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2001 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस कैपिटल R इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर इज V। ये जो सिलेंडर अब बचा है ना उसका वॉल्यूम V है, एंड मास कैपिटल M। इट इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो where it stays vertical. The upper surface of the cylinder is at a depth h below the liquid surface. The force on the bottom of the cylinder by the liquid is, ये जो bottom of the cylinder है ना, ये वाला bottom, इस पे ऑब्वियसली लिक्विड फोर्स लगा रहा है। आपसे पूछा है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा।
अब सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लगता है, ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण लगता है। तो ये जो लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में भी लगाएगा, फिर ऐसे भी लगाएगा, ऐसे भी लगाएगा। अब बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस सरफेस, ये वाला जो सरफेस है ना, देखो ऐसा सरफेस है ना, तो सिमेट्री के कारण आप ये तो बोल ही सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि देखो इधर एक जो फोर्स लगाएगा और उसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों में कैंसिल हो गया ना, यानी कि नेट फोर्स जो लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये जो पूरा हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ना, सरफेस है, उसमें हर जगह लिक्विड प्रेशर के कारण फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हर जगह फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो जब हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है सिमेट्रिकली सिचुएटेड पॉइंट्स का, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका नाम कर देते हैं F2 कर देते हैं। अच्छा, F2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी तो फोर्स लगेगा ना F1, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो सिलेंडर है इस पे प्रेशर के कारण कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। एक तो F1 फोर्स ऊपर से नीचे, F2 फोर्स नीचे से ऊपर। ये जो साइड वॉल्स हैं इस पे भी क्या प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन ये फोर्सेज आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे, क्योंकि आप ये देखो ना, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लो तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन उसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पर है, उसमें फोर्स ऐसे लग रहा है। दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है, क्योंकि डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस सेम है, प्रेशर सेम है, तो ऑब्वियसली फोर्स भी सेम होगा। तो जो इधर वाले दोनों सरफेसेज है ना, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कहाँ कहाँ लगा, टॉप वाले फेस पे F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और F2 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोर्स लगा। अब ये बताओ जरा कि क्या अब तीसरा फोर्स अपथ्रस्ट भी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्चुअल बात समझो, हमने तो फोर्स F1 और F2 यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया ना। अपथ्रस्ट भी किस कारण से आता है, बार बार मैंने समझाया था कि अपथ्रस्ट का ओरिजिन कहाँ से आता है, कि एक बॉडी होती है एक्सटेंडेड बॉडी, उसके निचले पोर्शन में प्रेशर ज़्यादा होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है, नीचे में फोर्स ज़्यादा है ऊपर में फोर्स कम है, तो एक नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट U आ जाता है। तो अगर आपने F1 फोर्स और F2 फोर्स इंडिविजुअली इंक्लूड कर लिया कैलकुलेशन में, तो अलग से फिर से आप अलग से एक अपथ्रस्ट फोर्स इसमें मत जोड़िए। अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1, यही होगा। अब ये कैसे आया, अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, वो इस टेंशन से उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो टेंशन भी है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें टेंशन भी लेना पड़ेगा, फिर हमें लेना पड़ेगा वेट ऑफ द सिलेंडर। वो इस टेंशन के चक्कर में ही उलझे रहते हैं। तो देखो, मैंने समझाया था, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो स्टबर्न फोर्स होता है, जिद्दी फोर्स होता है। वो इस टेंशन फेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपने यहाँ पे टेंशन लगा दिया, आप यहाँ पर स्प्रिंग लगा दीजिए, आप यहाँ पर कुछ भी कर दीजिए, पुल्ली लगा दीजिए, बहुत शौक है ना पुल्ली का, लो लगा लो, यहाँ पे एक पुल्ली लगा लो, स्प्रिंग लगा लो, कुछ भी कर दो। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो V rho G के बराबर हो जाता है, होता ही है। और ये अपथ्रस्ट फोर्स आता कहाँ से है, वो आता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है। ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली फोर्स कम है। ये जो फोर्स का डिफरेंस हुआ ना, उसी का मैग्नीट्यूड हो जाता है V rho G के बराबर में। तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख दें, F2 माइनस F1 दिस इज इक्वल टू V rho G। हमें फाइंड करना था F2। देखो F1 जो है वो फाइंड करना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो है वो H डेप्थ पे है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, H rho G हो जाएगा। तो F1 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई R स्क्वायर से, तो आपको F1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं F1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू H rho G इंटू पाई R स्क्वायर। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1, यानी कि दिस थिंग लिख देते हैं। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस V rho G। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, दिस H rho G पाई R स्क्वायर प्लस V rho G, यानी कि D ऑप्शन सही है, rho G V प्लस पाई R स्क्वायर H। ये देखो ये ऑप्शन सही है। तो इसमें टेंशन का कोई रोल ही नहीं था, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना, टेंशन देखना, कोई रोल नहीं था। सीधे सीधे इतना तो मुझे मालूम है कि अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इस सिलेंडर का वॉल्यूम है V और ये सिलेंडर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है,
तो ये सिलेंडर कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, V लिक्विड। उस लिक्विड का वेट क्या हो जाएगा, V रो जी। तो अपथ्रस्ट जो है वो V रो जी के बराबर होगा एक मेथड से, ठीक है, एक मैथमेटिकल ट्रिक से। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अपथ्रस्ट है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन होता है कि जो नीचे वाले पॉइंट्स है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, ऊपर वाले जो पॉइंट्स है वहाँ पे प्रेशर कम है तो फोर्स कम है। तो इस F2 माइनस F1 से भी हम लोग अपथ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आपने अपथ्रस्ट फोर्स को दो डिफरेंट तरीके से फाइंड किया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपको F2 की वैल्यू मिल गई, डी आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ देता कि बताओ तो ये टेंशन T क्या होगा, हम लोग इस सिलेंडर को सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर मेरा सिस्टम हो गया। तो सिलेंडर पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, सिलेंडर पे एक टेंशन ऊपर लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, उसका जो वेट है, और अपथ्रस्ट फोर्स u अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम में u कैलकुलेट कर लिया है तो फिर ये F1 और F2 को मत लाइए, देखिए दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा, या तो आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम में सीधे सीधे अपथ्रस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको रखिए, जब आपने उसको रख लिया तो फिर F2 और F1 को अलग से मत लिखिए। जब आप इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो देखिए उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, एक फोर्स टेंशन T ऊपर की तरफ, एक उसका वेट mg नीचे की तरफ, और एक अपथ्रस्ट फोर्स u ऊपर की तरफ। तो अगर आपने ये वाला u ले लिया है तो ये u कहाँ से आया है, इस F1 और इस F2 के कारण ही आया है। तो अगर आपने u को इंक्लूड कर लिया अपने कैलकुलेशन में तो फिर से इस F1 और F2 का राग मत अलापिए, आपके सिलेंडर पे सिर्फ ये तीन फोर्स लग रहा है और इन तीनों फोर्सेस के कारण ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। तो सीधे सीधे लिखो ना, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। T प्लस यू दिस इज इक्वल टू mg, यानी कि T इज इक्वल टू mg माइनस यू। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा तो mg माइनस यू होगा, u क्या है v रो जी, तो सीधे सीधे लिखिए टेंशन इज इक्वल टू mg कैपिटल mg माइनस v रो जी, ये हो जाता है mg माइनस v रो जी, ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे इंटायरली डिफरेंट तरीके से करते हैं, करके देखते हैं। अब तरह तरह के तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखें। अब देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लिक्विड है ना, इतना पोर्शन, इसको आप ज़रा अलग कर लो, ज़रा इस लिक्विड को देखो, मैंने किसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लिक्विड है ना, हेमिस्फेरिकल पोर्शन में जो लिक्विड कंटेन है, इसको ज़रा सिस्टम बनाओ। इंटायरली देखो डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप एक अलग कॉन्सेप्ट भी सीखो। मैंने किसको सिस्टम बनाया है, ये जो लिक्विड है ना, इस वॉल्यूम में जो लिक्विड कंटेंट है उसको सिस्टम बनाया है। इसका वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम पता है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पता हो जाएगा। अब हम लोग इस लिक्विड के इक्विलिब्रियम को देखते हैं। उसको देखने से पहले आप ये देखिए कि ये जो लिक्विड है इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है। लिक्विड अगर इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स ये सरफेस भी लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ये जो सरफेस है वो इस लिक्विड पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे देखो फोर्स लगा रहा है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम है, इसमें लिक्विड कंटेंट है। लिक्विड ऐसे ऐसे सब जगह फोर्स लगा रहा है। किसको लगा रहा है, इस सरफेस को। तो सरफेस बोलेगा कि भाई तुम न्यूटन के नाती बने हुए हो, हम भी न्यूटन को पढ़े हुए हैं, हम भी तुमको फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आजा बेटा, इसने भी क्या किया, इस सरफेस ने भी फोर्स लगा दिया। अब आप कहेंगे कि आप इस सरफेस के फोर्स को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड का फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अगर मैं सरफेस का फोर्स कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है। बिल्कुल सही। और हम लोग सिस्टम बना रहे हैं अभी इस लिक्विड को, तो हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि इस लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। तो आउटसाइड द सिस्टम तो ये सरफेस ही है ना, तो हमें ये वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। अब आप देख रहे हैं कि इस फोर्स का भी नेट रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड पॉइंट्स होंगे ना, मान लीजिए कि इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो गया, तो नेट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ही आएगा। तो ये जो सरफेस नेट फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड F2 हो जाएगा। अब इस लिक्विड पे और क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो तो लिक्विड है, ये सिस्टम मेरा ये है, इस पे और क्या फोर्स लग रहा है,
सोचिए इस पे और क्या फोर्स लग रहा है। अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ जानबूझ के कि ताकि थोड़ा सा नया नया कॉन्सेप्ट भी सीखो। सिस्टम है ये लिक्विड, इस सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग कवर कर दें, सिस्टम की लाज बचा लेते हैं। हर कोई सिस्टम को बचाने में लगा हुआ है। जो लिक्विड है इसके अंदर कंटेंड है, इस पे एक फोर्स तो लग रहा है ऊपर से नीचे F2, किसके कारण? सरफेस के कारण। दूसरा फोर्स कहाँ से लगेगा? नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में भी तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। किसके कारण लगेगा? क्योंकि इस लिक्विड के नीचे भी तो लिक्विड है ना, वो सब भी तो फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लिक्विड का कोई भी आप एक लेयर ले लीजिए, तो इधर का जो लिक्विड है वो इधर वाले लिक्विड पे तो फोर्स लगाता ही है ना। ये सब तो हमने शुरुआत में बताया ही था, और इस तरह का क्वेश्चन भी एक कराया था कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स वगैरह कैलकुलेशन में, तो ये तो फोर्स लगेगा ही। यानी कि नीचे में जो लिक्विड है वो ऊपर वाले लिक्विड को फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? मान लेते हैं कि F3 फोर्स लगाएगा। अब इस F3 की फोर्स कैलकुलेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा कि ये जो सिलेंडर है कितने लेंथ का है। मान लेते हैं कि ये सिलेंडर L लेंथ का है, तो ये जो F3 फोर्स है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट दिस पॉइंट। प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल डेप्थ हो जाएगा L प्लस एच, यानी कि L प्लस एच इंटू रो इंटू जी। ये समझ में आया? इस पॉइंट का डेप्थ कितना है? ये अगर L है, ये H है, तो टोटल डेप्थ हो गया L प्लस एच, प्रेशर हो गया L प्लस एच रो जी। अब फोर्स क्या हो जाएगा? दिस प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या लेना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये वाला एरिया क्या है? एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ना, तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन मान लीजिए कि ऐसा है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस भी नहीं है, तो ये हेमिस्फीयर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये जो F3 फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दिस प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। F2 फोर्स हमें फाइंड करना है, इसलिए अभी छोड़ दो। साथ ही साथ और तीसरा फोर्स क्या हो जाएगा? एक mg फोर्स तो नीचे की तरफ आएगा ही। ये mg क्या हो जाएगा? वेट ऑफ दिस लिक्विड। तो वेट ऑफ दिस लिक्विड क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख दें, इसका वेट कितना हो जाएगा भाई? 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब इन तीन फोर्सेस के कारण ये वाला जो लिक्विड है ना, हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर कंटेंड, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका इक्वेशन लिख दो। नेट फोर्स इस पर 0 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं F2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब रो जी, दिस इज इक्वल टू F3। F3 कितना है? L प्लस एच पाई आर स्क्वायर रो जी। यहाँ से आप F2 फाइंड कर सकते हैं। फिर बोलेंगे कि नहीं सर अब कैसे फाइंड किया, आप तो उलझा दिए क्वेश्चन को, ये L की एक बांसुरी अलग बजा रहे हैं आप, L तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। बहुत अच्छे, आप इसको आगे करो तो सही, देखो क्या होता है। मैं कर ही देता हूँ। तो देखो ये F2 क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा L पाई आर स्क्वायर रो जी, ये एक टर्म है, फिर आया -2/3 पाई आर क्यूब रो जी। अच्छा, रोजी तो सब जगह कॉमन ही है, रोजी बहुत आती है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ना रोजी के चक्कर में लोग परेशान हो गए हैं। हम रोजी को कॉमन ही कर लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इधर भी रोजी है, उधर भी रोजी है, ये भी रोजी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो रोजी को भाई पहले कॉमन निकालो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये L पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आया, -2/3 पाई आर क्यूब। तो कर दो जरा, देखो क्या आता है, L पाई आर स्क्वायर -2/3 पाई आर क्यूब। अभी दूसरा टर्म अभी आएगा, पहले मैं इसी टर्म को जरा देखता हूँ। देखो ये क्या आया, L पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस वॉल्यूम। देखो ये होगा ना, ये लेंथ L है, तो L पाई आर स्क्वायर हो गया ये वाला टोटल वॉल्यूम, उसमें से किया -2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये वाला वॉल्यूम माइनस किया, तो बचा क्या? ये वाला सिलेंडर का वॉल्यूम, वो तो V दे रखा है, यानी कि ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा V हो गया। यही देखो कितना अच्छा खेल आ गया, ये V हो गया। तो इसको लिख देते हैं, ये पूरा पूरा V हो गया। तो इसको हम लोग हटा दें, आजा बेटा हट जा अब तू। तो ये जब पूरा पूरा यहाँ से हट गया तो ये हो गया रोजी इंटू V। अब ये दूसरा टर्म तो है ही +H पाई आर स्क्वायर रोजी, ठीक है। तो अब देखो ये F2 की वैल्यू एग्जैक्टली वही आ गई, डी ऑप्शन वाला जो हमने पिछले मेथड से किया था। उसमें भी क्या था, रोजी V + H पाई आर स्क्वायर रोजी, ये था सही ऑप्शन, डी ऑप्शन था। देखो हमने F2 की वैल्यू दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया। अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये बहुत लेंदी था, बिल्कुल सही बात है, लेंदी था, लेकिन कभी कभी इस तरह का मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दें जिसमें वो पहला मेथड जो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड था जो मैंने बताया था, वो मेथड अगर काम में नहीं आ रहा है, तब आप क्या करिएगा, तब आपको इस तरह का मेथड लगाना पड़ेगा।
हमने क्या किया, ये वाला जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन्ड है ना, इसको सिस्टम बनाया। देखा इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है एक तो उसका अपना भाई बंधु जो उसके जस्ट नीचे है, वो नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा है F3। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्रेशर एट दिस पॉइंट L प्लस एच रो जी इंटू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। दूसरा फोर्स है फोर्स बाय दिस सरफेस, वो F2 के बराबर है। यही फोर्स हमें फाइंड करना है, क्योंकि लिक्विड जितना फोर्स लगाएगा सरफेस पे, सरफेस भी उतना ही फोर्स लगाएगा लिक्विड पे। ठीक है, तो ये F2 हमें फाइंड करना है। और तीसरा क्या हो गया, उसका अपना वेट। तो इन तीनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट ये होगा कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया, F2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब रो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, दिस इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। इसको जब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिएगा, L पाई आर स्क्वायर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब करिएगा तो आपको ये V मिल जाएगा। आंसर ये हो गया, ये वही है जो D ऑप्शन में दे रखा था।